नमस्कार। माइग्रेन एक कॉमन डिजीज़ है और तकरीबन 15 से 20% लोगों में ये पाई जाती है। महिलाओं में इसका प्रतिशत कुछ ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ में से एक है। डिजीज़ ना कह के इसको अगर न्यूसेंस कहें तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है, ज़्यादातर जवान लड़के लड़कियों में शुरू होती है और बुढ़ापे तक ये चल सकती है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों में ये तकरीबन 9-10 साल की उम्र से शुरू हो सकती है। इसके लक्षण आमतौर पे इसे आधा-सी दर्द भी बोलते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें सिर दर्द होता है, ज़्यादातर आधे सिर में दर्द होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आधे सिर में ही दर्द हो, पूरे सिर में भी दर्द हो सकता है। और दर्द जो होता है वो एक थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है, जिसमें कि जैसे दिल की धड़कन होती है उसी तरह से आर्टरीज का स्पंदन महसूस होता है पेशेंट्स को। इस तरह से ऐसे लगता है जिस तरह से कोई नस अंदर सिर के अंदर धड़क रही हो। तो ये जो थ्रॉबिंग पेन होता है वो शुरू होकर के एक बार शुरू होने के बाद में कई घंटे तक चलता है। कई बार ये 2 से 3 दिन भी चल सकता है और ये बार बार होता है। माइग्रेन तभी हम कहेंगे जबकि ये दर्द बार बार होता हो, चाहे वो आधे सिर में हो, चाहे वो पूरे सिर में हो, और इसका जो कैरेक्टर हो, इसका जो टाइप हो, वो स्पंदन टाइप का, थ्रॉबिंग जिसको बोलते हैं। हालांकि रेयरली ऐसा भी संभव है कि थ्रॉबिंग ना भी हो। ये दर्द सीधा भी शुरू हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में पहले एक प्रोड्रोम जिसको बोलते हैं, पूर्वाभास का एक पीरियड होता है जिसमें कि जम्हाई आना, सुस्ती आना, ये चीज़ें पेशेंट्स को हो सकती हैं, जिससे कि उन्हें मालूम चल जाता है कि हाँ, उन्हें माइग्रेन होने वाला है आने वाले कुछ घंटों में। ऑरा भी माइग्रेन के हेडेक से पहले हो सकती है। ऑरा उसे कहते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि माइग्रेन होने वाला है, और ज़्यादातर उन लक्षणों के बाद में माइग्रेन होता है, जिसमें प्रमुख आंखों के आगे सितारे से चमकना, एक तरफ के हाथ पैर में सुन्न होना, ये प्रमुख है। तो इसके कुछ मिनटों के बाद में माइग्रेन का दर्द जो है शुरू हो सकता है। माइग्रेन का दर्द जब होता है तो मरीज को ना तो रोशनी अच्छी लगती है, ना उसे किसी से बात करना अच्छा लगता है। उसका मन करता है कि वो कमरा में बिजली को बंद करके अंधेरा कमरा करके सो जाए, और ये कई घंटों तक चलता रहता है। हालांकि ये दर्द जो है डेंजरस दर्द नहीं है सेहत के या जान के खतरे के हिसाब से, लेकिन एक तरह का न्यूसेंस इसलिए है कि जब ये दर्द होता है तो पूरा दिन पेशेंट्स का खराब हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जो काम कर रहे होते हैं उसमें मन नहीं लगता, और उनका जो वर्क आउटपुट है वो कम हो जाता है। कई बार तो 2-3 दिन भी चलता है, और उसके बाद कई बार माइग्रेन के दर्द जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में पोस्ट ट्रॉमा पीरियड जो होता है उसमें सुस्ती आना, ज़्यादा नींद आना, डिप्रेशन के सिम्टम्स आना, ये भी कुछ पेशेंट्स को होते हैं। जब ये दर्द बार बार होता है, अगर तो बहुत इनफ्रीक्वेंट है, 1-2 महीनों में कभी एक बार हुआ है, किसी पेशेंट को 6 महीने में एक बार हुआ, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है। लेकिन अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जैसे 2 या 3 बार हफ्ते में हो जाए, महीने में 8-10 बार हो जाए, तो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड का बहुत हर्जाना ऐसे पेशेंट को देना पड़ता है, और ऐसे पेशेंट ही होते हैं जिनको कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। माइग्रेन का दर्द ऐसा नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो, उसका कंट्रोल संभव है। कुछ पेशेंट्स में कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जो कि माइग्रेन के दर्द को होने देने में सहायक होते हैं। इन ट्रिगर्स में सबसे जो प्रमुख हैं वो धूप में जाना, बस में सफ़र करना, बाजार जाना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना, किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में जाना। किसी को कुछ खाने या पीने से भी ये ट्रिगर हो जाता है, जैसे कॉफ़ी पीना, किसी को किसी पर्टिकुलर तरह की फूड स्टफ या वाइन से भी ये दर्द हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ये पहचानना पड़ता है कि उनको किस चीज़ से पर्टिकुलरली दर्द होता है, और अगर उस चीज़ को वो अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करें। फीमेल्स में
मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास भी दर्द होता है। अत्यधिक तनाव अगर हो तो भी दर्द, बेचैनी हो तो भी वो दर्द को प्रोड्यूस करने में एक फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर तो दर्द बहुत इनफ्रीक्वेंट हो तो हम पेशेंट को समझाते हैं दर्द के बारे में और उसको कहते हैं कि कोई रेगुलर दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी दर्द हो पेन किलर ले लें, जिसमें कि नेप्रोक्सिन है, नियोसिलाइड है, पैरासीटामोल है, जिस पेशेंट को जो सूट करे वो हम देते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इसकी सप्ताह में 2 से ज़्यादा है तो एक ट्रीटमेंट इसमें देते हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, जिसको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स हैं जिसमें कि प्रोपिनोलॉल, फ्लुनालेजिन ये प्रमुख हैं। उसके देने से जो फ्रीक्वेंसी है वो पेशेंट के दर्द की वो कम हो जाती है। डायवेलप्रोक्सोडियम है, टोपिरामेट है, ये 2 अन्य दवाएं हैं फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए। लेकिन जब एक्यूट अटैक आता है तब कुछ दवाइयां हैं जब दे सकते हैं हम, जो कि शुरुआत में ही जैसे दर्द शुरू हो लेनी होती हैं। एर्गट एल्कलॉइड्स हैं, ट्रिप्टान्स हैं, वो अपने आप न लेकर के डॉक्टर सलाह से ही लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इन दवाओं को लेने से हेडेक जो है वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन फिर भी अगर दर्द होता है तो जैसे मैंने बताया पैरासीटामोल, नेप्रोक्सिन, नियोसिलाइड, ज़रूरत के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट ये दवाएं ले सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है हफ्ते में तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जिससे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो ले सकते हैं। दूसरे हम पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं, जिसमें कि एडिक्वेट स्लीप वो लें, अगर मोटापा है तो मोटापा कम करें, टेंशन या स्ट्रेस अगर हो स्ट्रेस के लेवल को कम करें, नियमित व्यायाम करें। कई बार योगा और मेडिटेशन से भी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में अगर होता है तो उस टाइम हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, लाइफस्टाइल चेंज के अलावा कुछ ड्रग्स जो अटैक को ख़त्म करती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम करती हैं। पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट हम ड्रग्स उनको देते हैं। माइग्रेन के पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आप ड्रग्स नहीं लें और डॉक्टरी सलाह के बाद ही ड्रग्स लें। बहुत ज़्यादा एनर्जेसिक अननेसेसरी लेने से उनका गलत असर भी होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं देते हैं, कुछ महीने तक तो देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ज़रूरत नहीं होती है तो हम उसको बंद करते हैं। तो ये भी डॉक्टरी सलाह से ही लेनी चाहिए। माइग्रेन के पेशेंट्स ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि वो कुछ टाइम तक डॉक्टर्स को फॉलो करके उसके बाद में ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं या अपनी मर्जी से इंडेफिनिट पीरियड तक लेते रहते हैं। ये गलत है। डॉक्टरी सलाह से ही माइग्रेन का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और आमतौर पे ऐसा होता है कि पेशेंट्स को खुद को अपने सिम्टम्स का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, माइग्रेन के सिम्टम्स का ओवर द ईयर्स, और वो पहचान भी जाते हैं कि हाँ अब उनको माइग्रेन का अटैक होने वाला है। कई बार ये फैमिलीज में भी होता है, एक ही फैमिली के कई मेंबर्स को माइग्रेन हो सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन्स भी होते हैं जैसे कि ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, हेमिप्लेजिक माइग्रेन, वो बहुत रेयर होते हैं, जिसमें कि आँख की नस का लकवा हो सकता है, पेशेंट को 1 के 2 दिख सकते हैं, पलक झुक सकती है। हेमिप्लेजिक माइग्रेन में हेमिप्लीजिया तक या लकवा तक, अधरंग तक हो सकता है। पर ये हेमिप्लेजिक माइग्रेन और ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन बहुत ही अनकॉमन होते हैं, आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। जहाँ तक निदान का सवाल है, निदान का सबसे बड़ा जरिया तो पेशेंट की हिस्ट्री है। जो टेस्ट हैं आमतौर पे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, माइग्रेन में नॉर्मल आते हैं, लेकिन जो पेशेंट का डिस्क्रिप्शन है वही सबसे ज़्यादा मददगार होता है उसको डायग्नोस करने में। तो उस डिस्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे ही हम डायग्नोस करते हैं। किसी पेशेंट में अगर ज़रूरत होती है तो एमआरआई सीटी करवाया जाता है, लेकिन उसका जो प्राइमरी रोल है वो दूसरे की सीरियस कंडीशन ना हो उसको रूल आउट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए कि हाँ कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। कुछ लोग
जो अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी सलाह दी जाती है कि उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कई बार ये भी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। माइग्रेन से डरे नहीं। माइग्रेन एक न्यूसेंस ज़रूर है, लेकिन ये कंट्रोल हो सकने वाली बीमारी है। आमतौर पे ये लाइफस्टाइल पे जान का इससे इस बीमारी से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन हाँ, अपने जो काम के घंटे हैं उनको और मीनिंगफुल और उनको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम रहे, और इसके लिए अपने लाइफस्टाइल में तो मॉडिफिकेशन करें ही, और डॉक्टर्स की जो बताई हुई दवा है वो ज़रूर लें, और जो इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं उनको नज़रअंदाज करें। एक भ्रांति तो ये है कि ये मानसिक रोग की वजह से होता है। नहीं, ये मानसिक रोग की वजह से नहीं होता। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कि नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलने के बाद जो ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं उनका वेसोडाइलेशन या उनके फैलने से होता है, और ये एक तरह की बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी संभव है। दूसरी भ्रांति ये है कि जो आधा सीसी दर्द है वो किसी देवी देवता के प्रकोप का असर होता है। ऐसा भी नहीं है। ये एक, मैं फिर से कहूँगा कि एक साइंटिफिकली प्रूव्ड न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, और ऐसी भ्रांतियों में ना पड़े, और ना ही इसका कोई मंदबुद्धि से कोई डायरेक्ट रिलेशन है। इससे ना ही कोई जान को खतरा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आगे आपके बच्चों में भी आए अगर आप में है तो। जहाँ तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सवाल है, एडिक्वेट स्लीप या उचित नींद लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मानसिक शांति होना बड़ा आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक खान पान का सवाल है, ऐसे खान पान जिनसे कि माइग्रेन में ट्रिगर होता है, जैसे अत्यधिक अल्कोहल का सेवन, रेड वाइन का सेवन, वो ना करें। फूड स्टफ ऐसा खाएं जिसमें के साथ की पानी की मात्रा पर्याप्त हो। जूसेस आप अधिक मात्रा में ले सकते हैं। कुछ फूड स्टफ जिनसे ये माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि किसी में मछली से हो सकता है, चॉकलेट से हो सकता है, पुराना चीज़ होता है उससे हो सकता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल खाना सभी खाते हैं वो आप खा सकते हैं। तनाव का कम होना इसमें बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो इससे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो अगर साथ में वो डिजीज़ हों तो आप उनका भी इलाज साथ में लें। वो आपको डॉक्टर बता देंगे आपको वो डिजीज़ हैं कि नहीं है। अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तो उनका टेस्ट करवा लिया जाएगा, उससे मालूम चल जाएगा। और अगर मालूम चलने के बाद में अगर वो निकलती है डिजीज़, तो उसका साथ में ट्रीटमेंट से भी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम